So hello everyone, welcome back to another episode of Nine Sons Martial Goat। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये फैमिली और बाकी तीन फैमिलीज की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे अभी उन 3 फैमिलीज के साथ सिटी का गवर्नर भी शामिल हो चुका था, सिटी लॉर्ड। वो भी अभी उनको सपोर्ट कर रहा था। 3 में से एक फैमिली का लीडर मारा जा चुका था और बाकी 2 अभी ये फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस मोमेंट पे हमें ये को दिखाया जाता है जो वापस से उसकी हेवनली एम्परर की फुल सोल पावर को अनलिश कर देता है। ऐसा करते ही उसकी पावर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके पीछे उसकी सोल पावर जो हेवनली एम्परर की सोल पावर थी वो आ जाती है, जिसका प्रेशर ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो देख के सारे फैमिली लीडर्स रुक जाते हैं। लिन लाओ जो ये की हेवनली एम्परर की सोल के सामने खड़ा था वो तो बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस करता है। इतनी देर में जो ये था उसे एक थप्पड़ मार देता है, जैसे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो एक पहाड़ से जा टकराता है। जिसके बाद अभी इन दोनों फैमिली लीडर्स की बारी थी। ये बोल रहा था कि फिलहाल मेरा कल्टीवेशन लेवल कम है, इस वजह से मैं सोल पावर की फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फैमिली को दोबारा से बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी जो मर्सनरी ग्रुप का लीडर था वो ये के ऊपर अटैक कर देता है। वो खुद को बोल रहा था कि ये लड़का तो बस बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे है, ये मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है। मैं अपने से कमजोर कल्टिवेटर को खुद को डोमिनेट करता नहीं देख सकता, नहीं देखेगा तो मार खाएगा। तभी यही उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से जमीन पे जाके चपटा हो जाता है। किन जोंग सोच रहा था ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन अभी यही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब उसके अटैक को आता देखकर किन जियोंग और दूसरा फैमिली एल्डर इस अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन उनके लिए इस अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वे घुटनों पे आ जाते हैं और दूसरी तरफ जो येयू था वो भी उस अटैक की स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे आ गिरा था। वो बोलने लगा था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग सोल को कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसके साथ ही हम उसकी सोल जो हेवनली एम्परर की सोल थी वो भी देखते हैं वो गायब हो जाती है और बाकी जो 2 फैमिली लीडर्स थे वे बच गए थे। अभी इन 2 फैमिली लीडर्स को लगने लगता है कि ये की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है और यही सही मौका है अटैक करने का, उससे जान से मारने का, तो वे अटैक कर देते हैं। अब इधर इनकी फाइट हो रही थी, फिर दूसरी तरफ हमें शी जाओ दाई की फाइट लुओ ये से होती दिखाई जा रही थी। वो पागलों की तरह है लुओ ये के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन लुओ भी उसके सामने डट कर फाइट कर रही थी। शी जाओ दाई उसे बोलने लगती है मैं तुम्हें सफर करते देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें सफर करते देखकर ये भी सफर करेगा। उसके अटैक्स और भी ज्यादा ब्रूटल होते जा रहे थे, तो लो ये अबे भी उससे फाइट कर रही थी उसका स्वॉर्ड का यूज करके, लेकिन सिद्धार्थाई उसके सारे अटैक से बच रही थी। वो उसे बोल रही थी चिंता मत करो, तुम ज्यादा टाइम तक अंडरवर्ल्ड में अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे पीछे पीछे ये भी आ जाएगा। जो बोलने के साथ ही वो इन स्नेक मॉन्स्टर्स को समन कर लेती है। ये लोई की तरफ उसे जान से मारने के लिए बढ़ रहे थे, तो लोई भी जो उसकी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक थी उसको एक्टिवेट कर देती है, जिससे काफी खतरनाक स्वॉर्ड उन स्नेक मॉन्स्टर्स के ऊपर जा लगी थी, जिससे वे सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तुरंत ही लुओई एक फिडल से शी जाओ दाई के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। शी जाओ दाई से टकरा जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल होकर जमीन पे जा गिरी थी। वो उठ पाती उससे पहले ही लुओई उसके ऊपर आके उसका पैर रख देती है और बोल रही थी अब मैं तुम्हें और येयू को हट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तभी इस जगह पे चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। येयू भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, चलो उसे पहले मार देते हैं। जो सुन के शी जाओ दाई बोल रही थी सुना तुमने, येयू अब बहुत जल्दी मरने वाला है, वो लूजर हाँ फाइनली मरने वाला है। और ये देख के तो लुओई काफी ज्यादा कंसर्न हो जाती है। वो भी येयू को बताने जाना चाहती थी। इतनी देर में शी जाओ दाई उससे बच के पीछे आ जाती है और उसके ऊपर एक सोर्ड से अटैक करने लगती है, लेकिन अब बस इसका बहुत हो चुका था। लुओई उसके अटैक से तो बच जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो काउंटर अटैक करती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो सीधा उसके पास आके बोल रही थी मैंने तुझे बोला था अगर तू येयू के बारे में अगर कुछ बुरा बोलने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने उसके गले को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि वो खुद को छुड़ा ही नहीं पाया थी। इतना ही नहीं बल्कि वो उसकी खतरनाक पावर सीधा ही उसके अंदर ट्रांसफर करके उसे जान से मार देती है। जिसके बाद वो उसे साइड में फेंकते हुए बोल रही थी मुझे पहले तुझे मार देना चाहिए था, वो तो तुम येयू की फियांसे थी इसलिए अब तक जिंदा थी। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करती है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर कुछ चमकने लगा था। वो बोल रही थी ये सील हाँ। लेकिन तभी वो येयू को भी देखने के लिए यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हमें येयू और बाकी उनके दुश्मनों की फाइट दिखाई जाती है। दोनों ही साइडों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी इस शी फैमिली को हो रहा था। जो देख के शी फैमिली का जो लीडर था बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनकी जो स्नेक एबिलिटी है उसको यूज करने लगा था। ये अटैक वो ये फैमिली के एल्डर पे कर देता है, जिससे उससे भी उसके फ्लाइंग बर्ड स्पिरिट का यूज करना पड़ता है, जिससे वो स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो लीडर सीधा ही उसे शी फैमिली के लीडर की तरफ बढ़ रहा था, जिससे रोकने के लिए वो काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन बर्ड उसके सारे अटैक्स को डोज करके उसे हिट कर देता है। जिसके बाद हमें ये के
फादर को किन जोंग से फाइट करते दिखाया जाता है। वो भी उसके ऊपर काफी सारे स्फीयर से अटैक कर रहा था, लेकिन ये का फादर उन सारे स्फीयर अटैक से बचते बचाते सीधा ही किन जियोन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा जमीन पे आ गिरा था। वो फिर उसके ऊपर सीधा पंच मारने वाला था, लेकिन वो तुरंत ही साइड होके डोज कर देता है। लेकिन ये का फादर यहीं पे नहीं रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन किन जियोंग काफी पावरफुल पाम अटैक उस पर कर देता है, जिससे वो पीछे सीधा ये के पास आगे गिरा था। और एक बार फिर इसी के साथ दोनों साइड्स फिर से दूर दूर हो जाती हैं। यही उसके फादर को बोल रहा था कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि कभी भी सिटी की आर्मी एक्शन ले सकती है, हम पे हमला कर देगी अगर, फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद वो चिल्ला के एल्डर्स को बोलता है प्लीज आप आपकी पावर मुझे ट्रांसफर करें ताकि मैं एक अटैक एरे को फॉर्म कर सकूं, जिस पे एल्डर्स एग्री कर लेते हैं। जिसके बाद हम ये का फादर और उस सेकंड एल्डर को देखते हैं, उन दोनों ने उनकी एबिलिटीज यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे वे एक जायंट बर्ड स्पिरिट को समन करते हैं और वो सीधा दूसरी फैमिलीज के ऊपर अटैक कर रही थी। जिसके बाद हमें ये यू को दिखाया जाता है, वो भी अभी फैमिली के जितने दूसरे एल्डर्स थे उनकी पावर्स को लेके एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे हजारों स्वॉर्ड्स सीधा ही दूसरी फैमिलीज के ऊपर बरस पड़ती हैं। तो किन जियोंग खुद की जान बचाने के लिए वो शी फैमिली के लीडर को फोर्सफुली पकड़ के उन स्वॉर्ड्स के सामने करके एज अ शील्ड यूज करने लग गया था। थोड़ी देर में शी फैमिली का लीडर मर जाता है, जिसके बाद वो उसे बोल रहा था चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला लूंगा, और हंसने लगता है। लेकिन उसके सामने फिर यही का फादर आ गया था और वो बोल रहा था किन जियोंग तुमने बहुत ज्यादा एविल डीड्स कमिट करी हैं, तुम्हारे साथ ही तुम्हारा हेल्प इंतजार कर रहे हैं, तो तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकते हो। और वो बोलते साथ ही उसने एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे किन जियोंग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मरने की कगार पे था और मरते मरते बोल रहा था मेरा बेड़ा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब इतनी खतरनाक फाइट देख के यहाँ पे जो जावू है था वो तो पूरी तरीके से कांपने लगता है। अभी उसका क्या होगा, खुद की जान बचाने के लिए वो सिटी लॉर्ड को बोल रहा था, वो बोल रहा अब मैं मरने वाला हूँ। गवर्नर तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, कुछ कर। तो गवर्नर उसकी आर्मी को फॉर्मेशन फॉर्म करने के लिए बोलता है। उसके बोलते साथ ही गार्ड्स एक मिलिट्री फॉर्मेशन में आ जाते हैं। यही बोल रहा था एल्डर्स डिफेंड। तो एल्डर्स ने भी शील्ड क्रिएट करी थी। जिसके बाद फिर हमें लुई को दिखाया जाता है, वो भी येयू की मदद करना चाह रही थी और उसके किसी टेक्निक का यूज करने लगती है। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पे एक आवाज आती है, थर्ड प्रिंस यहाँ पे आ चुके हैं। इसी के साथ हमें किन एम्पायर की आर्मी को दिखाया जाता है, जिनको लीड कर रहा था थर्ड प्रिंस जाओ चू और ओल्ड लाओ। अब थर्ड प्रिंस को देखकर सिटी की आर्मी तो साइड हो जाती है। थर्ड प्रिंस जाओ वुहन को बोलने लगता है तुम तो प्राइम मिनिस्टर जाओ के बेटे हो ना। तो सुनते साथ तो जाओ वुहन उसको उसकी रिस्पेक्ट देने लगता है। थर्ड प्रिंस उसे बोल रहा था कि तुम्हें तो इंपीरियल सिटी में होना चाहिए था, तो तुम युआनयू जैसी छोटी सी सिटी में क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। जिस पे वो तो घुटनों में पड़ के बोल रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थर्ड प्रिंस, मैं तो बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम को सोल्व करने आया था। जिस पे थर्ड प्रिंस बोलता है तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने तक ही रखो, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसने मेरी जान भी बचाई थी। वैसे तो तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम इतने भी बेवकूफ नहीं होगे कि तुम्हें ये पता ना कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो चाह वो है तो घुटनों में पड़ा पड़ा माफी मांग रहा था कि वो बेवकूफ था, आगे से वो बिल्कुल भी ये को टारगेट नहीं करेगा, प्लीज वो उसे जाने दे। जिसके बाद जो थर्ड प्रिंस था वो सिटी लॉर्ड को बोलने लगता है कि तुम्हारी भी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम तो बस छोटे सिटी के ऑर्डिनरी गवर्नर हो, अपनी ड्यूटीज करने की बजाय तुम तो आज एक इनोसेंट फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तो सिटी लॉर्ड भी माफी मांग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई बैग फॉर योर मर्सी। फिर वो इन 3 फैमिली लीडर्स की बॉडीज की तरफ देख के बोल रहा था ये सब इन्हीं का किया करा है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और थर्ड प्रिंस भी उसे बोलने लगता है तुम्हारा जो भी कारण रहा हो अब तुम अपनी गवर्नर की पोजीशन से रिजाइन कर दो, अगर आगे से तुमने ये क्लैन को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट कर दूंगा, अब अपने लोगों के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुन के तो गवर्नर फटाफट खड़ा हो जाता है और उसके आर्मी के साथ चलो चलो निकलो बोलते साथ ही चला गया। अब ये सारा सीन लुई भी देख रही थी, वो सोच रही थी ब्रदर ये शायद यही सबसे सही है, गुड बाय। और फिर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे ये मन ही मन सोच रहा था और इधर ये सोच रहा था कि मैंने तो सोचा नहीं था ये थर्ड ब्रदर थर्ड प्रिंस होगा किन एम्पायर का, लेकिन उसकी वजह से आज जो मेरी ये क्लैन के ऊपर क्राइसिस था वो सोल्व हो गया। जिसके बाद ये थर्ड प्रिंस के पास आके बोल रहा था मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप प्रिंस हो गए, मैं अगर आपसे पहले रूट था तो मुझे माफ करना। जिस पे थर्ड प्रिंस भी उसे बोल रहा था अरे अरे ब्रदर तुम ऐसे क्या बात कर रहे हो, आपने मेरी जान बचाई थी, वैसे भी आप मुझे प्रिंस ना बुलाएं, आप मुझे पहले की तरह थर्ड ब्रदर बुला सकते हो। तो ये भी एग्री करते हुए उसे थर्ड ब्रदर बुलाता है। लेकिन इतनी देर में पीछे से ये फैमिली के लीडर और एल्डर्स सारे प्रिंस को थैंक यू बोलने लगते हैं। तो थर्ड प्रिंस उनको बोल रहा था नहीं नहीं आपको इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए फिलहाल आपकी फैमिली को संभालना ज्यादा जरूरी है। ये दिन भी ये बात जानता था और अब तक समझ गया था कि ये थर्ड प्रिंस एक दूसरे को ब्रदर बुला रहे हैं, इसलिए अभी उसे उसकी फैमिली संभालनी चाहिए। तो वो बाकी एल्डर्स को मुड़ के बोल रहा था चलिए एल्डर्स हमें अभी बहुत काम है, डिसाइपल्स को संभालना और खुद की इंजरीज को हील करना है
और इसके साथ वे लोग यहाँ से चले जाते हैं और जितने भी घायल ये फैमिली के डिसेबल्स थे वे लोग उनको ट्रीट कर रहे थे। इधर ये भी खुश हो रहा था कि फाइनली इस लाइफ के अंदर उसकी ये फैमिली से अब क्राइसिस जा चुका है और अब फाइनली वो उसका लुओई के साथ जो प्रॉमिस है उसे पूरा कर पाएगा। तभी ये के पास उसकी सर्वेंट आ जाती है और बोल रही थी, यंग मास्टर किसी ने अभी अभी ये आपके लिए डिलीवर किया है। वो एक बैग था जिसको ये ले लेता है। जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर एक लेटर था जो देख के तो वो भागने लगता है। उस लेटर के अंदर लुओई ने लिखा था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में मैं आपसे मिल पाई, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ब्रदर येयू अभी मैं जा चुकी हूँ, मेरे फादर ने मुझे लेटर भेजा है, मैं जोंगजू एम्पायर के सू क्लैन में वापस जा रही हूँ। मैं आपके प्रोमिस को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने फादर के ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। आपके साथ बिताया हर एक पल मुझे अच्छे से याद है, वो मेरी लाइफ के सबसे अच्छे पलों में से है। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं ये बात आपको बताना चाहती थी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। मैं आपको मेरी जवान जिन बेल दे रही हूँ जो कि एक प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट है जिसको मेरी मदर ने मुझे दिया था। मैं आपका जोंगजो में इंतजार करूंगी। ब्रदर येयू गुड बाय। और येयू भी उस लेटर के कंटेंट को हमें बताते हुए लुओई को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे आ जाता है और चिल्ला के बोलता है, लुओई। उसी पहाड़ से भी लुओई का काफिला जा रहा था और लुओई भी येयू की आवाज सुन लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है। येयू उसे बाय बाय बोल रहा था। वो बोल रहा था, मैं तुमसे मिलने जोंगजो जरूर आऊंगा। जो बोलते बोलते लुओई का काफिला और आगे बढ़ जाता है। येयू उधर खड़ा खड़ा सोच रहा था, लुओई बस मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुमसे किया प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। अब वो इतना सोच रहा था तब यहाँ पे थर्ड प्रिंस आ जाता है। वो बोल रहा था, जोंगजो एम्पायर की सू फैमिली उसकी प्रेस्टीज के सामने तो हमारा किन एम्पायर कुछ भी नहीं है। वो फिर येयू को बोलने लगता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने जोंगजो के सू क्लैन के मैरिज प्रपोजल के बारे में सुना था। ब्रदर अगर आपको इस लड़की से प्यार है तो आपको जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी पीछे से जाओ भी आके बोल रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि इस लुओई की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। येयू अब तुम क्या करोगे? जिस पे येयू बोल रहा था, अब ये फैमिली के ऊपर क्राइसिस खत्म हो चुका है, मुझे अभी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए मैं तियानयुआन सेक्ट जाके खुद की स्ट्रेंथ इंक्रीज करूंगा। जिस पे फिर थर्ड प्रिंस बोलता है तो बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ब्रदर येयू मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिस पे येयू बोल रहा था, हाँ बताओ, अगर मेरी एबिलिटीज में होगा तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जिस पे थर्ड प्रिंस बोलने लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 3 महीनों में जो इंपीरियल सिटी के अंदर एल्केमिक कंपटीशन होगा उसमें आप मुझे रिप्रेजेंट करो। ये एल्केमिक कंपटीशन उनके सक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कंपटीशन को अगर वो जीत जाता है तो वो क्राउन प्रिंस बन जाएगा। मैं एल्केमी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद वो बोलने लगता है, आपको आपकी फैमिली को भी लेकर वरीड नहीं होने की जरूरत है, आपकी गैर मौजूदगी में आपके ये क्लैन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पे ये भी बोलता है, थर्ड ब्रदर आप निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए इस एल्केमी कंपटीशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगा। हम लोग 3 महीनों बाद इंपीरियल सिटी में मिलेंगे। जिसके बाद हमारा ये सीन कट हो जाता है और हमें कुछ कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है। इस फीमेल कल्टिवेटर का नाम यो यू है और इस बंदे का नाम मू यू है। यो यू बोल रही थी, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने अभी अभी हेवनली एम्परर की सोल पावर को महसूस किया था, पर वो अचानक से ही कैसे गायब हो सकती है। जिस पे मू यू भी बोलता है कि मैंने भी हेवनली एम्परर की सोल पावर को महसूस किया था। तभी इनका तीसरा साथी तियांग वो यहाँ पे आके बोल रहा था कि ये होंगमेंग रिल्म छोटा सा वर्ल्ड है, इस छोटे से रिल्म में कोई एम्परर क्यों आएगा? शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई एंशिएंट क्रिएचर है जो कि एम्परर का ऑरा पोजेस करता है। शायद ब्रदर्स यही हमारे लिए सबसे बेस्ट चांस है। अगर हम लोग उस बीस्ट को मार के उसके सोर्स को एब्जॉर्ब कर लें तो हमारा भी एम्परर बनने का पाथ ओपन हो जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। और इसके साथ ये लोग उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं जिस तरफ से इनको येयू की हेवनली एम्परर की सोल का ऑरा महसूस हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमें येयू को दिखाया जाता है, वो जोमू और जाओयू के साथ मिलके तियानयुआन सेक्ट में जा रहा था। रास्ते में जोमू येयू को बोल रहा था, ब्रदर आपको सावधान रहना होगा, ये तियानयुआन सेक्ट हमारी ये फैमिली से पावरफुल है, वे लोग आपको बुली कर सकते हैं। जिस पे येयू बोल रहा था, तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास तियानयुआन सेक्ट का इनविटेशन टोकन है, तो अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये लोग इनका आगे का सफर ऐसे ही बातचीत करते करते पूरा कर लेते हैं और थोड़ी देर में तियानयुआन सेक्ट के मेन गेट के सामने पहुंच जाते हैं। गेट के सामने आके येयू उसका तियानयुआन सेक्ट का टोकन एक्टिवेट करता है, जैसे उसे अंदर आने की परमिशन मिल जाती है और वो उसके साथियों के साथ अंदर आ जाता है। अभी ये लोग अंदर आए ही थे तभी इनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और उस अटैक के सामने थी जाओयू जो कि बच तो जाती है लेकिन उसका बैलेंस लूज हो जाता है। लेकिन वो गिर पाते उससे पहले ही यहाँ पे एक डिसाइपल आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और पूछ रहा था, ब्यूटी क्या तुम ठीक हो? अब जाओयू उसे कुछ नहीं बोलती तो उस आदमी को लगता है कि ये लड़की उसके प्यार में पागल हो गई और बोल रही थी, एक और पागल लड़की जो मेरे लुक्स को देख के फिदा हो चुकी है, आखिर गॉड्स ने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।